अंग्रेजी तो बहुत कठिन है, मेरा तो पल्ले ही नहीं पड़ता। क्या बताओ यार, इंग्लिश के कारण मेरा कंपटीशन एग्जाम हर बार 2-4 नंबर से चूक जाता है। अक्सर ऐसा कहते सुना होगा आपने लोगों को, पर क्या वास्तव में अंग्रेजी कठिन है या सिर्फ एक हवा बना हुआ है? आपको क्या लगता है? नमस्कार, मैं हूँ केजरीवाल राम साहू, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वास्तव में अंग्रेजी कठिन नहीं, बल्कि बहुत ही सरल है। हो सकता है कि आपने सही ढंग से प्रयास ना किया हो या आपको सही व्यक्ति ना मिला हो। मैं यह बता दूं कि अंग्रेजी बहुत ही सरल है और इसे सरल से सरल रूप में प्रस्तुत करने के बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं। मुझे यह बताते यहाँ खुशी हो रही कि मैं भी इस दिशा में अपना छोटा सा प्रयास इंग्लिश इजी के माध्यम से करने जा रहा हूँ। मित्रों, मैं दावा तो नहीं कर सकता कि आपको बेस्ट लगेगा, लेकिन हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यहाँ आपको अंग्रेजी एक अलग अंदाज में जानने और समझने को मिलेगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। मित्रों, एक बात और, मैं आपको जीतपूर्वक नहीं कहूंगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बुलंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन के अंतर्गत टेंस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस, व्हाट आर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इन टेंस एंड हाउ कैन वी यूज दिस टेंस इन आवर लाइफ, इन आवर डेली कन्वर्सेशन, मींस अ कंप्लीट पैकेज ऑफ टेंस। टेंस क्या है ये जानने से पहले मैं टेंस की इंपॉर्टेंस पर बात करना चाहूंगा। तो अगर एक शब्द में कहें तो टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। क्या टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश? अंग्रेजी का बैकबोन है टेंस। जिस प्रकार से बिना बत्ती के दीपक जल ही नहीं सकता, उसी प्रकार से बिना टेंस समझे आप अंग्रेजी समझ ही नहीं सकते, अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते। दैट्स ऑल। अगर मैं कुछ शब्द में इसको व्यक्त करना चाहूं तो यह कि टेंस ग्रामर का आधार है। अगर आपको अपना ग्रामर स्ट्रांग करना है, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको टेंस तैयार करना ही होगा। इसी प्रकार से टेंस इज बेस ऑफ कन्वर्सेशन। अगर आप अंग्रेजी में फ्लुएंसी के साथ बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले यू मस्ट हैव टू लर्न टेंस एट फर्स्ट। और अंत में ये भी कह सकता हूँ कि ये टेंस कॉम्प्रिहेंशन का, आपकी बोध का अवबोध का भी आधार है। वॉट एवर यू लिसन, वॉट एवर यू स्टडी इन इंग्लिश, टेंस इज बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। इस प्रकार से अगर इसे दूसरे शब्द में कहूँ तो यह कि जिस किसी व्यक्ति का टेंस तैयार हो जाता है, अंग्रेजी से घबराने लगती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी को डर लगने लगता है कि मैं पूरी दुनिया में तो राज करती हूँ, लेकिन ये क्या इसकी मुट्ठी में आ गई। ये है टेंस का इम्पोर्टेंस। टेंस की इम्पोर्टेंस को देखते ही कहीं कहीं पर तो ट्रांसलेशन टेंस ही समझ जाते हैं, जबकि वो एक हिस्सा है ट्रांसलेशन का। चलिए, तो इस तरीका से हमने जाना अंग्रेजी में टेंस का क्या महत्व है। मित्रों, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो टेंस जिससे अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, वो टेंस भी आज आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। ये ऐसा मेरा विश्वास है। बस एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अब टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस? टेंस इज टाइम ऑफ एक्शन। किसी भी कार्य के समय को कि टेंस कहते हैं। ये होता कैसे? बाय द फॉर्म ऑफ वर्ब। दस वी कैन से टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ वर्ब। क्रिया का वह रूप जो कि क्रिया के कार्य के समय को व्यक्त करता है, उसे ही टेंस कहते हैं। फटाफट देख लेते हैं ये होता कैसे है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी शैल लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखेंगे। हमने क्या देखा? हम तो वही है, अंग्रेजी वही है। और इस आर लर्निंग, इस सहायक क्रिया की वजह से इन क्रिया के कार्य का समय ही बदल गया। आर लर्निंग मीन्स सीख रहे हैं एट प्रेजेंट, और शैल लर्न मीन्स सीखेंगे इन फ्यूचर। इस तरीके से हमने जाना कि क्रिया का वह रूप जो इसके माध्यम से कार्य के क्रिया का जो समय परिवर्तन होता है, उसी का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। इज इट क्लियर? तो हमने टेंस क्या है तो जान लिए, लेकिन हमें टेंस को पूरी तरीके से समझना है, तो टेंस का सामान्य परिचय लेना ये होगा। चलिए इसे मैं 2 मिनट में पूरा करता हूँ फटाफट। मान लीजिए ये टेंस घर का मुखिया है, इसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के 4-4 बेटे। कितने बेटे? 4-4। सबका नामकरण मैं करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के विचार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और इसी प्रकार से फ्यूचर के विचार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना होगा हमें, इस इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं। लेकिन इसके नामकरण की प्रक्रिया अलग है। सिंपल के साथ ही इसका नाम इस प्रकार से होगा: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इंडेफिनिट के साथ इसका नाम अलग हो जाएगा: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना होगा, इस कंटिन्यूअस को, किसको? इस कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी
कहते हैं। इस प्रकार से कुल कितने टेंस हुए? ये मुख्य 3 और तीनों के 4 इक्वल टू कितना? 12। तो नाउ वी कैन से कॉन्फिडेंटली देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश। कितने? 12। टेंस क्या हमने जान लिया, टेंस का हमने प्रकार भी जान लिया। अब चलिए अब देखते हैं हम कि टेंस में क्या चीज महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेशन करते समय हमें किस बात को ध्यान रखना होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको देखते हैं। रमेश कविता लिख रहा है, रमेश इज राइटिंग अ पोएम। रमेश कविता लिख चुका था, रमेश हैड रिटन अ पोएम। रमेश कविता लिखेगा, रमेश विल राइट अ पोएम। हमने क्या देखा? रमेश तो वही है, कविता वही है, लिखना भी है। इस रहा रही के साथ ये सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का रूप बदल रहा है। लिख रहा है तो इज राइटिंग, लिख चुका था तो हैड रिटन, और लिखेगा तो विल राइट। हमने क्या नोट किया? अब मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि क्या चीजें टेंस में महत्वपूर्ण है। हुआ होगा? आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ। तो चलिए अब उन चीजों पर हम देखते हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेंस। कितने? 3 है। कौन? सबसे पहला है आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी माने पहचान। इसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय समझिएगा एंट्री गेट है, यही प्रवेश द्वार है, यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती भैया मेरे? क्योंकि हमारे पास कितने टेंस है? 12 टेंस। क्या? 12 टेंस। तो हमें यह जानना होगा सबसे पहले कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है। ये हमें जानना जरूरी होगा कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस का। मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि किसी मेले में कोई कुख्यात व्यक्ति, इनामी व्यक्ति घुसा हुआ है और उसे जो भी आइडेंटिफाई करेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। कितने का? 5 लाख का। तो क्या है आप किसी भी व्यक्ति को जाके पकड़ के ला सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं ना। अगर आपने सही व्यक्ति को नहीं पकड़ा तो क्या होगा? इनाम के बदले क्या हो सकता है? सजा हो सकता है। ये है महत्व आइडेंटिटी का। हिंदी वाक्य के अंत में दिया गया रहता है जो ता है चुका चुकी साथ आती थी, वो आइडेंटिटी, उसी से शुरुआत होती है पूरे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया की। और इसके साथ ही दूसरा जो आता है इस पहचान के साथ, जो इसके बाद आता है, वो होता है सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। इसको सहायक क्रिया क्यों कहते हैं इस पर मैं बात कर दूं तो जैसे वी आर लर्निंग, देखिएगा बहुत सिंपल है। वी आर लर्निंग, वी वर लर्निंग, यहां मैं कर देता हूं वी वर लर्निंग। हम सीख रहे हैं, पहला पहला लाइन का अर्थ होगा हम सीख रहे हैं, और दूसरा का वी वर लर्निंग का हम सीख रहे थे। हमने क्या देखा? और हम तो वही है भैया, और ये सीखने का क्रिया भी एक ही है, लेकिन इसका समय बदल गया। वी आर, इस आर के माध्यम से पता चला कि हम अभी सीख रहे हैं। वी वर लर्निंग माने हम पहले सीख रहे थे। ये हमने इस तरीके से क्या जाना है कि ये जो आर है और ये वर है, इस क्रिया के, इस कार्य के समय को बदल दिया, और इसी को ही कहते हैं सहायक। इस प्रकार से हमने जाना कि सहायक क्रिया वे शब्द हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसके समय निर्धारित करने में, कि वो वर्तमान में होते हैं कि भूतकाल में या भविष्यकाल में। चलिए और हम देखते हैं अब तीसरा महत्वपूर्ण क्या चीज है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है फॉर्म ऑफ मैन, मुख्य क्रिया का रूप। चलिए हमने यहाँ पर जाना कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ कि एवरीवन इज यूनिक इन द वर्ल्ड। एवरीवन इज यूनिक इन द वर्ल्ड। आपको यह बताना है कि इसमें इज शब्द है वो सहायक क्रिया है या नहीं। अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। ये 3 चीजें तो महत्वपूर्ण हमको पता चल गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि कौन से वाक्य कौन से टेंस का है, ये कैसे पता करेंगे। चलिए फटाक से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। और ये देखिए, ये चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के भी 4। तो सबके पहचान में फटाफट लिख देता हूँ। प्रेजेंट है और ये हूँ। इसका अर्थ ये, जहां कहीं भी आपको वाक्य में है हूं मिलेगा तो समझना प्रेजेंट का वाक्य है। था थी थे, क्या था थी, और ये थे कहीं भी मिलेगा तो समझना वो पास्ट के वाक्य है। और गा गी गे, क्या गा गी गे, इसके साथ होगा होगी, है ना, होगा होगी। ठीक, इस तरीके से होगा होगी होंगे, इस तरीके से वो फ्यूचर के वाक्य। अब ये देखेंगे, ये प्रेजेंट के 4 है, तो प्रेजेंट के 4 कैसे, कौन कौन से बनेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कैसे हमें पता चलेगा, कौन से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये जाने का तरीका बता दूं मैं। तो ये इंडेफिनिट की पहचान ता, क्या ता। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे पता चलेगा, ता के साथ है जुड़ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस ता के साथ था जुड़ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। और गा गी गी वाला वाक्य रहेगा, जैसे हम खेलेंगे वह खेलेगी, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। अब देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या पता चलता है कि सब्जेक्ट उस कार्य में संलग्न है, ये पता चलता है। चलिए तो इसकी पहचान होती है सामान्य रहा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस रहा के साथ था जुड़ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, और इस रहा के साथ होगा जुड़ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। ये हमें पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अगला आता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट माने
चुका वाला वाक्य है, जिसमें कोई कार्य पूरा हो चुका है ऐसा बोध होता है। तो देखेंगे फटाक से, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो कैसे पता चलेगा? चुका है, जैसे मैं खा चुका हूँ ऐसा वाला सेंटेंस, चुका चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का चुका था वाला, वह खा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य, और वह खा चुका होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य हो जाएगा। सिंपली हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना होगा, आ की मात्रा माने इसमें कार्य पूरा होने का बोध होता है। इस आ की मात्रा और ई की मात्रा और हे ए की मात्रा के साथ भी ये परफेक्ट का सेंटेंस है, ये ध्यान रखना होगा। जैसे वह घर चला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। वह घर चला गया था, पास्ट परफेक्ट। वह घर चला गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर नाउ? परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसकी पहचान क्या होगा? कंटीन्यूअस की पहचान तो आपको पहले से बता दिया मैं, क्या रहा। लेकिन भैया यहाँ परफेक्ट भी है तो चुका चुकी कितनी है, तो यहाँ क्या है? इस परफेक्ट को इंडिकेट करने के लिए क्या है? कार्य प्रारंभ का समय दिया रहेगा। जैसे जैसे मैं कहूं, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य होगा। अगर मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूं बोलूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य होगा। समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अब हम देखें इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य कैसे, कौन से वाक्य हम कैसे पहचानेंगे? तो भैया इसमें रहा के साथ है दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य, इस रहा के साथ था दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य, और इस रहा के साथ होगा दिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें कार्य प्रारंभ का समय दिया रहेगा। इसमें कार्य प्रारंभ का समय दिया रहेगा तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य होगा, और उसमें कार्य प्रारंभ का समय नहीं दिया है तो वो सिर्फ कंटीन्यूअस का वाक्य हो गया। इज इट क्लियर? ओके, चलिए। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फटाफट चलो देख लेते हैं, एक आठों एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि हमने वास्तव में कहाँ तक जाना। ये चुका था, ये किसका वाक्य होगा? इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या आप? चुका था तो पास्ट है, लेकिन ये चुका भी है तो किसका? पास्ट परफेक्ट का वाक्य हो गया। और इसके साथ इसी प्रकार से ये गोलू पुस्तक पढ़ रहा है, ये कौन से टेंस का? रहा है तो ये प्रेजेंट की पहचान है, और रहा दिया है तो कंटीन्यूअस में लगता है, तो ये किसका हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य हुआ। और इसी प्रकार से गोलू सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो कंटीन्यूअस है, लेकिन इसके साथ क्या दिया हुआ है? टाइम भी दिया हुआ है, कार्य प्रारंभ का समय दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य। अब मैं आश्वस्त हूं कि आप कोई भी वाक्य को देख करके बता देंगे कि भैया ये किस टेंस का है। लेकिन यहाँ एक बात और बता दूं मैं, टेंस के अंतर्गत उसी वाक्य का हम अध्ययन करते हैं जिसमें कोई कार्य होता है। क्या? जिसमें कोई कार्य होता है। जैसे कि ये वाला वाक्य, राम पौधा लगा चुका था, इसमें एक कार्य है, लगाने का कार्य। लेकिन अगर ये कहें राम अच्छा लड़का है, तो ये इसका अनुवाद हम टेंस के अनुसार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें कोई कार्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए, मैं अब आश्वस्त हूं कि आप कोई भी वाक्य को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया ये 12 टेंस में से किस टेंस का वाक्य है। अब हम उस पर बात करें जो दूसरे और तीसरे नंबर में आते हैं। कौन? सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप। तो चलिए फटाफट मैं एकदम सिंपल तरीके से इसको बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से टेंस में कौन से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का रूप प्रयोग किया जाता है फटाफट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट माने ताहत है वाला वाक्य, आपको सहायक क्रिया के रूप डू और डज का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है? डू और डज का। आप कह सकते हो, आप प्रश्न पूछ सकते हो, सर ये डू और डज का प्रयोग तो नहीं होता। लेकिन हाँ, किसमें नहीं होता? अफर्मेटिव नहीं होता, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, मुख्य क्रिया कौन से रूप में यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस माने कि रहा है वाला वाक्य, तो यहाँ पर आपको बी का फॉर्म, बी का रूप इज एम आर का प्रयोग करना है सहायक क्रिया के रूप में। और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, चौथा फॉर्म जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो यूज करना है। ठीक, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माने चुका है वाला वाक्य, सहायक क्रिया के रूप में आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म माने कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके सहायक क्रिया के लिए आपको भटकना नहीं है। ये परफेक्ट की सहायक क्रिया में आपको बीन लगाएंगे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन मिल जाएगा। यहाँ पर चूंकि कंटीन्यूअस है, और ये आपको मैं बता दूं, जहां कहीं भी कंटीन्यूअस है, जहां कहीं रहा है, वहां आपको आईएनजी फॉर्म मीन्स चौथा रूप मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। यहाँ पर एक बात और है, समय को इंडिकेट करने के लिए सिंस या फार का प्रयोग करना है। तो सिंस का प्रयोग किसके साथ करना है मैं बता दूं। सिंस का प्रयोग मोमेंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि दिन के नाम, उसके पहले सिंस का प्रयोग, महीने के नाम, उसके पहले सिंस का प्रयोग, वर्ष के नाम के पूरे 2002 3 4, इसके पहले सीजन के नाम समर विंटर,
इसके पहले के नाम दीपावली, होली, इन सब के पहले सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग और कहाँ पर होता है? इसके साथ ही मॉर्निंग, इवनिंग, सैटरडे, टुमारो, टुडे, लास्ट, एगो, बिफोर, इन सब के पहले सिंस का प्रयोग। और फार का प्रयोग इसके साथ अनिश्चित समय के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए, 2 दिन तो फार का प्रयोग, 2 घंटा तो फार का प्रयोग, 2 बजे तो सिंस का प्रयोग, 2 बजे निश्चित होता है इसलिए। चलिए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ताता तिथि वाला वाक्य, इसमें आपको सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डिड का प्रयोग करना है। यहाँ भी सहायक क्रिया एक सेंटेंस में नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा, ये थोड़े समय के बाद बहुत सरल तरीके से आपको समझ आ जाएगा। और मुख्य क्रिया का रूप कौन सा रूप यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट फॉर्म। ठीक, इसके बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस माने कि कौन सा रहा था वाला वाक्य, आपको इस बी का जो फॉर्म है वाज और वर का यूज करना है। चलिए, अब आप बोल सकते हैं कि सर ये सहायक क्रिया कहाँ से कहाँ आ गया, हमें समझ नहीं आया। तो भैया मैं समझा दूं, आएगा आपको समझ। देखेंगे सहायक क्रिया कहाँ से आया, इस पर बात करें तो आपको पता है क्रिया के 5 रूप। कितने रूप? 5। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, सबको लिख दो फटाफट, थर्ड, हियर इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, चलिए इन सब के नाम बता दो। सब पहला का नाम है प्रेजेंट। क्या नाम है पहला का? प्रेजेंट। सेकंड का क्या नाम है? पास्ट। इसका नाम, इसका रूप का नाम है ना। और ये तीसरा का है पास्ट पार्टिसिपल। चौथा का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये पांचवा का क्या नाम है? प्रेजेंट। बस ये कैसे, कौन कौन से रूप लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं ना, तो देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गो क्रिया है, जाना। सेकेंड फॉर्म वेंट, हम सबको पता है। थर्ड फॉर्म इज गॉन, हियर इज फोर्थ, गोइंग। आईएनजी फॉर्म को ही चौथा रूप कहते हैं। और ये एस या ईएस जो लगाते हैं वो पांचवा रूप। ठीक है, अब इसको तो ये अलग हो गया। अब हम देखेंगे ऐसा शब्द जो यहाँ मैच करेगा, डू। डू मैंने करना। सेकेंड फॉर्म क्या? डीड। थर्ड फॉर्म क्या? डन। तो ये हमने देखा कि ये डू कौन सा है? प्रेजेंट रूप है। और ये डीड पास्ट रूप है। तो यही हुआ है, डू है वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट में यूज हो गया। और इसी डू का ही पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, पास्ट में यूज हो गया। तो सहायक क्रिया हमने कहाँ से लाया? सहायक क्रिया हमने कहाँ से यूज किया? अपने घर से नहीं, टेंस में ही है ना। चलिए, तो अब देखें इसी प्रकार से इस बी का ही फॉर्म, जो इज बी का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, आपको याद होगा, बी वॉच बिन। ठीक है, तो ये सहायक क्रिया बी का रूप। डी का रूप भी उसी नियम अनुसार आया है। बी है वो प्रेजेंट में, बी का प्रेजेंट फॉर्म बी में यूज हो गया। और बी का ही पास्ट फॉर्म बी वाज जो है वो पास्ट में यूज हो गया। इसी प्रकार से इस हैव या हैज से हैड का जन्म हुआ है, समझ लीजिएगा। हैव, हैड। तो ये हैड भी कहाँ से आया? वो पास्ट का ही रूप है। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट में हम सहायक रूप में हैड का प्रयोग करेंगे, जो कि हैव का ही सेकेंड फॉर्म है। और मुख्य क्रिया का कौन सा रूप यूज करना है? थर्ड फॉर्म। और इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया के लिए आपको भटकना नहीं है। इस परफेक्ट की सहायक क्रिया में आप बीन लगाएंगे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैड बीन आपको मिल जाएगा। मुख्य क्रिया का कौन सा रूप यूज करना है? आईएनजी माने चौथा रूप, माने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। और सीन्स और फार का प्रयोग करना है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया गया उस तरीके से। चलिए, तो अब हम फ्यूचर के भी देख लें। फ्यूचर टेंस में कौन सी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है, फटाफट, बस 1 मिनट लगेगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट गागी के वाला वाक्य, इसमें क्या करना है आपको? शैल या विल का प्रयोग करना है। किसका? शैल या विल का प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, प्रेजेंट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद ये फ्यूचर कंटिन्यूअस माने रहा होगा वाला वाक्य, यहाँ पर शैल और विल बी का प्रयोग करना है। किसका? शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है। ये शैल बी आया कहाँ से, इस पर मैं बात कर दूं तो देखेंगे, ये जो प्रेजेंट का डू है वही उसका पास्ट फॉर्म डिड पास्ट में लग गया। लेकिन ये तो फ्यूचर पूरी तरीके से अलग है। दरअसल क्या है, फ्यूचर वाले थोड़े अकड़ रहे थे और वो पूरी तरीके से प्रेजेंट और पास्ट से अलग हो गए थे। लेकिन थोड़े समय के बाद फ्यूचर को पता चला, अरे भाई हमारी तो कोई पहचान नहीं है, क्या हमारी तो कोई पहचान नहीं है। तो उसने, फ्यूचर ने क्या किया, प्रेजेंट से जाकर निवेदन किया कि भैया हम सोच रहे थे कि हमारी अकेले में भी पहचान बन जाएगी, लेकिन ये क्या, हमारी तो कोई पहचान ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही, हमें भी कोई पहचान दे दो, कोई चिन्ह दे दो। तो प्रेजेंट ने कहा दे दिया। क्या दे दिया? यही दिया, ये बी दे दिया। क्या दिया? ये बी दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये शैल बी या विल बी। अंडरस्टूड। और इसी प्रकार से ये फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए भी क्या आएगा? वही शैल के साथ हैव, जो कि प्रेजेंट का दिया हुआ हैव है। ठीक, और यहाँ पर क्या मुख्य क्रिया का कौन सा रूप यूज करना है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म। और इसके साथ ही जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया आपको पता चल गया होगा पहले से कि शैल हैव बीन और विल हैव बीन।
और इसमें मुख्य क्रिया का कौन सा रूप यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, और सिंस और फॉर का प्रयोग जैसा कि बताया गया है। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि पहचान के साथ माने कि उस टेंस के साथ हम कौन से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं ये तो जान लिए, लेकिन ये तो हिंदी वाक्य की बात हुई। अब हम दिए गए इंग्लिश वाक्य को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं इस पर ही बात करें तो मैं आपको बता दूं, जहां कहीं भी फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा वो इंडेफिनिट का वाक्य होगा, ता ती ते वाला वाक्य होगा। अब ये प्रेजेंट का है, कैसे पता चलेगा, डू या डस दे दिया तो प्रेजेंट का वाक्य हो गया, ता है वाला वाक्य हो गया। इस फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड दे दिया तो ता था वाला वाक्य हो गया। इस फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल है विल हो गया तो गागी वाला वाक्य हो गया। इज इट क्लियर? अब इसके साथ हम देखें कि ये जहां कहीं भी आपको आईएनजी दिखाई दिया, क्या जहां कहीं भी आईएनजी दिखाई दिया तो समझना रहा रही वाला वाक्य है। अब ये प्रेजेंट का कैसे पता चलेगा, इस आईएनजी के साथ अगर इज एम आ रहा है तो प्रेजेंट का वाक्य हो गया, रहा है वाला हो गया। इस आईएनजी के साथ वाज ये वर्ड दिया हुआ है तो रहा था वाला वाक्य हो गया। इस आईएनजी के साथ अगर शैल भी या विल भी दिया है तो रहा होगा वाला वाक्य होगा। इसी प्रकार से इस थर्ड फॉर्म माने जहां कहीं भी आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दिए तो समझ जाना कि वो चुका चुकी वाला वाक्य है। हैज या हैव दिया है तो चुका है वाला वाक्य है। उस थर्ड फॉर्म के साथ हैड दिया है तो चुका था वाला वाक्य है। उस थर्ड फॉर्म के साथ शैल हैव या विल हैव दिया है तो चुका होगा वाला वाक्य उससे बनेगा। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें। इस आईएनजी के साथ यहाँ ध्यान रखना, आईएनजी के साथ अगर हैज बीन या हैव बीन दिया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य बनेगा और इसके साथ ही सीन्स फार का प्रयोग दिया रहेगा, माने उसमें कार्य प्रारंभ का समय भी दिया रहेगा। माने इस प्रकार से आपको उसका अनुवाद करना है दिए गए इंग्लिश वाक्य का। ठीक इसी प्रकार से ये इस आईएनजी के साथ हैड बीन दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है, और इस तरीके से इस आईएनजी के साथ शैल हैव बीन या विल हैव बीन दिया है और सीन्स ऑफ फॉर का प्रयोग दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य माने उसी अनुसार आपको उसका हिंदी अनुवाद करना है। भाई मेरे, मैं यहाँ एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको पता चल जाता है कि दिया गया वाक्य अमुक टेंस का है, मैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद पर बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये वाक्य इस टेंस का है तो दो चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? दो चीजें, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का रूप। जिस प्रकार से आप मोबाइल में कोई भी आइकन को टच करते हैं उससे जुड़ी हुई सारी चीजें एक बार में खुल जाती हैं, उसी प्रकार से ये दो चीजें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही आप पहचान करते हैं, जैसे आपको टेंस पता चलता है किसका, वाक्य का। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो बहुत सारी सहायक क्रिया हैं तो हम किस सहायक क्रिया का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तरीके से इनके लिए क्या करने इस पर बात करते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर किसको बोलते हैं? जिसमें एक का बोध होता है ही सी इट नेम एटसेट्रा, और प्लूरल किसको बोलते हैं? जिसमें मोर देन वन माने एक से अधिक का बोध होता है आई वी यू दे एटसेट्रा। ठीक, आई को हम सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं कह सकते, वो दल बदल बाद में बात करेंगे। चलिए, तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ध्यान रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उन सहायक क्रियाओं का प्रयोग उसके साथ करना जो एस से एंड होते हैं। ध्यान रखेंगे, एस पर ध्यान रखेंगे। उन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो एस से एंड होते हैं। कौन कौन से याद आ रहा है आपको? चलो आप गेस करके बताना मुझे कौन कौन से। इज है, गुड। तो इस तरीका से हमारे पास दो चार है। डज है जिसके अंत में एस है, इज, हैज और ये बात सब के अंत में एस है, और इन सब का प्रयोग सिंगुलर के साथ करना है। दैट्स ऑल। चलिए फ्यूचर टेंस की सहायक क्रियाओं के बारे में बात करें। फ्यूचर टेंस में दो सहायक क्रिया हैं, शैल और विल। और शैल का प्रयोग किसके साथ? फर्स्ट पर्सन माने कि आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वी यू दे एटसेट्रा, इन सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना होगा कि जब कोई चीज डिटर्मिनेशन मैंने ऐसा करना है करके तो उस कंडीशन में फर्स्ट पर्सन मैंने आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग हो जाता है, इसको भी ध्यान रखना होगा। इट क्लियर? अब कहेंगे कि सर कि कुछ तो एक सहायक क्रिया ऐसे जो अकेले जैसे डीड है और हैड है, तो भैया परेशान नहीं होना है। इनका प्रयोग किसके साथ? सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ करना है, ये सबके मालिक है। ठीक है, उसके बाद इस आई पर भी बात करते हैं। आई क्या है? दल बदलू। आई क्या है? दल बदलू है। कभी अकेला हो जाता है, आई एम अकेला हो गया। कभी बहुवचन हो जाता है, आई हैव ये बहुवचन हो गया। और कभी कभी एक वचन हो जाता है, क्या? आई वाज। तो ये दल बदलू है। लेकिन मैं इतना अब कह सकता हूं कि आपको अब सहायक क्रिया के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। ये आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया, बैठ गया कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लुरल है तो कौन से सहायक क्रिया यूज
करना है, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का रूप ही तो महत्वपूर्ण है ना इस अनुवाद में, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय। इसलिए ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, इतना मैं आश्वस्त हूँ। अब आगे बात करते हैं हम उसके बारे में जिसके बारे में मैंने हिंट किया था कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। वी डोंट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन व्हाट वी डू, तब हम क्या करते हैं भैया, हम क्या करते हैं इस पर बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो देखिए, सब्जेक्ट तो दो प्रकार का आपको पहले पता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। ऐसा क्यों, इस पर बात कर दें। आपको पता है नाउन है वो क्या होता है, एक वचन होता है। क्या होता है, पहले से सिंगुलर होता है और उसे बहुवचन बनाने के लिए, टू मेक देम प्लूरल, बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको याद होगा एस आर ईएस, वी एड एस आर ईएस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर बॉय देन बॉयज, ये बॉयज क्या है, बहुवचन है, एक वचन से बना हुआ। लेकिन आपको बता चुका हूं मैं कि नाउन एक वचन होता है, लेकिन वर्ब होता है पहले से क्या होता है, प्लूरल, माने बहुवचन होता है। अब ये बहुवचन को बहुवचन कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, तो क्या करते हैं, इसको एक वचन बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको एक वचन बनाते हैं। कैसे, बाई एडिंग एस आर ई एस। देन हियर इज एग्जांपल, गो गोज, हियर गो इज प्लूरल एंड गोज इज सिंगुलर। तो इस तरीका से सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस। अब ऐसा क्यों, इस पर भी मैं बात कर दूं। आपने देखा होगा महाभारत में कि गांधारी माता को जब पता चला कि उनके जीवन साथी, उनके पति, उनके स्वामी है वो अंधे हैं, धृतराष्ट्र महाराज अंधे हैं, तो उसने क्या किया, आपको याद है क्या किया, उसने भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली। वही यहाँ पर भी होता है कि जब वर्ब को पता चलता है कि उसका साथी जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो वर्ब भी खुद को सिंगुलर कर लेती। कैसे, एस या ईएस जोड़ करके। इज इट क्लियर। अब फिर कहेंगे सर यहाँ पर तो दो विकल्प है, कौन कौन से, एस और ईएस, तो किसका प्रयोग किसके साथ करना है, तो इजिली है, देख लेंगे। जैसे आपको नाउन के नियम याद होगा, नाउन के नियम लागू होगा क्या, कि जिस शब्द के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं, ईएस। और यही नियम यहाँ भी लागू होगा कि वो क्रिया शब्द जिसके अंत में आपको एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स मिले तो आपको उसको क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर गो से गोज बना, लेकिन प्ले से क्या बनेगा, प्लेस बस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स नहीं है। इज इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर मोहन प्लेस, मोहन प्लेस क्या, मोहन सिंगुलर है और ये वर्ब भी सिंगुलर है। चलिए अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या करना है, कछु नहीं करना है, माने फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब को भी प्लूरल रहने दीजिए, और चूंकि आपको पहले पता है वर्ब है वो अपने स्वभाव से क्या होता है, प्लूरल होता है, तो ठीक है प्लूरल फॉर्म में होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये वी माने ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल है। और इसी को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। माने अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इसमें भी दो प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या करना है, आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करना। और प्लूरल के लिए, प्लूरल हो तब भी आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल, इसमें आपको सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। किसका, वर्ब का। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इसमें किसका, जो हेल्पिंग वर्ब उसका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ये वाक्य भी मैं बता दूं आपको, प्रेजेंट का भी बता दूं, पास्ट का भी बता दूं। प्रेजेंट का वाक्य है कैसे, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। हम पुस्तक पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का अगर पास्ट इंडेफिनिटिव बता दूं, मैं पुस्तक पढ़ता था, हम पुस्तक पढ़ते थे, ऐसे वाले वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कोई कार्य होने का सकारात्मक बोध होता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देख ले फटाफट। मोहन प्लेड, मोहन खेलता था, और वी प्लेड, हम खेलते थे। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते फटाफट। राम पौधों को पानी डाल चुका था, ये डाल चुका था कौन से टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर हैड और थर्ड फॉर्म यूज होगा, राम हैड वाटर द प्लांट्स, राम कल पौधों को पानी डालेगा, राम विल वाटर द प्लांट्स टुमारो।
और अंत में आता है राम पौधों को पानी डाल रहा है। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य। यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा राम इज वाटरिंग द प्लांट। राम के साथ इज क्यों आया, आप सबको पता है, क्योंकि राम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वो ट्रिक आपको याद होगा, वो सहायक क्रिया जिसके अंत में एस है उसको सिंगुलर के साथ यूज करना है। ये समझ आओगे मेरे ख्याल। हमने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद पर बात की, अब हम अंग्रेजी से भी हिंदी में अनुवाद करें, थोड़ा सा देख लें। तो आई एक्सरसाइज डेली, मैं रोज व्यायाम करता हूँ। कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ताहत यह वाला वाक्य बन गया, मैं व्यायाम करता हूँ। इज इट क्लियर नाउ? आई एक्सरसाइज डेली, आई एक्सरसाइज डेली मीन सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में यूज होता है, बिना सहायक क्रिया के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ता था तिथि वाला वाक्य, तो क्या बनेगा, मैं रोज व्यायाम करता था, डेली। चले, अब आई हैव एक्सरसाइज्ड, ये क्या बनेगा भाई, ये हैव दिया हुआ है और थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। तो बनेगा मैं व्यायाम कर चुका हूं या कर लिया हूं, वो भी सही है। अब यहाँ पर हैड दिया है तो क्या हो गया, चुका हूं, और ये हैड देगा तो चुका था, और विल हैव देगा तो क्या होगा, भविष्य काल में चला गया। ठीक है भाई। अब ये फटाफट आई शैल एक्सरसाइज टुमारो, शैल का प्रयोग दिया हुआ है और ये फर्स्ट फॉर्म दिया, माने कि फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य, और इस तरीके से जो इसका वाक्य बनेगा, मैं कल व्यायाम करूंगा। और इस तरीके से हमने जान लिया कि टेंस में क्या महत्वपूर्ण है, और वो सारी चीजें भी हमारी मुट्ठी में आ गई। लेकिन वो पहचान, वो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को रूप जानना, क्या सिर्फ इतना काफी? हमारा इन सब को जानने का उद्देश्य, मैं समझता हूँ कि हम फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी में बात कर सके, हम कहीं भी हो अंग्रेजी के वाक्य बोल सकें, कहीं भी अंग्रेजी में कुछ लिखा है उसे समझ सकें, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकें। मुझे लगेगा कि ये हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ अंग्रेजी बोलने को बहुत कम मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में आप कैसे अपने अंदर उस अंग्रेजी के नियम को जीवित रख सकते हैं, तो बहुत ही सरल तरीका मैं बताता हूँ कि आप अंग्रेजी में सोचना प्रारंभ करें। कोई भी चीज देखते हैं आप, पेड़ पौधा पशु पक्षी कुछ भी, उसी से संबंधित शब्दों को, वाक्यों को आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में ला लीजिए। इस प्रकार से आप खुद से बात करके आप अंग्रेजी को अपना स्ट्रांग रख सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका। यहाँ पर मैं एक बात और निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आपको अंग्रेजी में सोचना है, अंग्रेजी सोच नहीं रखना है, अंग्रेजों जैसे सोच नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना। आप भारतीय हैं और आप को अपनी श्रेष्ठता का ज्ञान होना चाहिए, गुमान होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। मैं छोटे से एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूं कि किस तरीके से हम एक प्रकार के सेंटेंस को जान गए अगर, तो बहुत प्रकार के सेंटेंस को कैसे आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे, देखते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि 12 टेंस है, मानिए 12 ट्रेन के बराबर है, उन सभी ट्रेन को 6 रेलवे स्टेशन, कौन से स्टेशन, 6 स्टेशन, अफर्मेटिव निगेटिव, ये 6 प्रकार के जो सेंटेंस है उनसे गुजरना होता है। तो चलिए ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने रहा रही वाला वाक्य ले रहे हैं, और इस सब्जेक्ट ग्रुप में हम है, वी है, और वर्ब एक्शन लर्न है, सीखना है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, वो इंग्लिश है। फटाफट देखेंगे एक ही प्रकार के सेंटेंस हम कई प्रकार के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, देखेंगे आराम से। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कोई कार्य होने का बोध होता है, क्या, जिसमें कोई कार्य होने का बोध होता है, सकारात्मक बोध होता है, देखेंगे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका जो संरचना होगा क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स एट लास्ट फुल स्टॉप। ये इसकी संरचना है, एक संरचना याद कर लीजिए बस। क्या है मेरे साथ, इसको आप रिपीट कर सकते हैं, सब्जेक्ट, गुड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, एक याद तो सब याद होगा, देखना किस तरीके से। अब इसमें ये हम हिंदी में इसकी थोड़ा पहचान देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनुवाद करते समय क्या करना है, सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनुवाद करते समय को क्या करना है, ये पीछे से अनुवाद करना है, पीछे से। अनुवाद कहां से करते हैं, पीछे से। ये आप यहां से घुसिए, पीछे से घुसिए, कि देखिए कि भैया दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है, ये सबसे पहले होती है, पहचान से शुरुआत होती है हिंदी वाक्य के अनुवाद करने की प्रक्रिया। तो आप पहले सबसे पहले देखिए कि कौन से टेंस का है वाक्य। उसके बाद जैसे ही आपको पता चला, क्या पता चला,
कि ये वाक्य इस टेंस का है, तो दो चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या चीजें? सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का रूप। अब उस सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप को कहाँ यूज करना है, तो थोड़ा अंदर घुसिए। पहले टेंस को जान लीजिए, उसके बाद सेंटेंस को जान लीजिए। सेंटेंस को जानना क्या, कि वो किस प्रकार का वाक्य है, और फिर उसके हिसाब से आप उसको आराम से लगा सकते हैं। चलिए देखेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें किस तरीके से अनुवाद करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसको भी बता दूं मैं। जो कोई कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है, ये हुआ। हेल्पिंग वर्ब टेंस बताएगा। मेन वर्ब क्या है, जो जिसके साथ पहचान जुड़ा रहता है, ध्यान रखना, ता है, ती है, चुका चुकी, जो भी जिस शब्द के साथ जुड़ा रहता है वही होता है मेन वर्ब। वह पढ़ रहा है, पढ़ना मेन वर्ब। हम सीख रहे हैं, सीखना मेन वर्ब। पौधा लगा रहा है, मुख्य क्रिया क्या हुआ, पौधा लगाना। इस तरीके से तो यहाँ पर ये मेन वर्ब लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका मैं बता दूं फटाक से। इस वर्ब में क्या, वर्ब में क्रिया में आप दो प्रश्न लगाइए। क्या क्रिया में आप दो प्रश्न कीजिए, क्या या किसे, ध्यान रखना, क्या या किसे, ये प्रश्न कीजिए, और जो उत्तर आएगा वही ही ऑब्जेक्ट है। देखिएगा, हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं भैया, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और कहीं कहीं पर उसने मुझे पेन दिया, किसको दिया, मुझे, तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट पहचानने के। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके किस तरीके से अनुवाद होगा फटाक से उसी संरचना के अनुसार। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब देखिएगा इसी को किस तरीके से मैं निगेटिव बना देता हूँ, 1 मिनट में लगेगा। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या किया हमने, इस सहायक के बाद नॉट लगा दिए और निगेटिव बन गया। इसी को देखिए, अब इसी को हम इंट्रोगेटिव भी बना देंगे। इंट्रोगेटिव कौन से वाला इंट्रोगेटिव, एस आर नो वाला। एस आर या नो वाला इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, जिसके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में होते हैं। और इसका वाक्य कैसे बनेगा, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये वाला प्रश्न। ये इसकी खास बात क्या है, ये क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से। अब इसके लिए क्या करना होगा, यही इसके लिए क्या करना होगा, देखिए बहुत सरल तरीके से। यही जो ये सहायक क्रिया जो कि अभी कहा था सब्जेक्ट के बाद था, उसे सब्जेक्ट के शुरू में लगा दीजिए, और यही क्या वाला प्रश्न बन गया। कितना सरल है। अब इसका देखिए, फिर इसके बाद इसके सीरियल नंबर पर ध्यान रखेंगे। ये पहला, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ये चौथा है। और ये चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव कौन सा, डब्लू। ये चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या भी है और नहीं भी है, एस नो वाला। और इसके बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट के बाद आपको क्या, नॉट लगा देना है, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा एकदम आराम से। और इसके बाद अगला आता है जो पांचवा है, यहाँ पर वो दिक्कतें आ गई हैं, ध्यान रखेंगे। पांचवा इंट्रोगेटिव कौन सा, डब्ल्यू एच टाइप का। डब्ल्यू एच टाइप का इसका वाक्य मैं बता दूं, हम, ये ऐसे वाक्य बनेगा, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, ऐसे वाक्य, ठीक है। मतलब इसमें आपको वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आपको वाक्य के बीच मिलेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये जो तीसरा प्रकार का हमने वाक्य दिखा, उसी से ये पांचवा प्रकार का वाक्य बन जाएगा। उसके पहले आपको क्या करना है, सिर्फ एक प्रश्नवाचक शब्द, कौन सा प्रश्नवाचक शब्द, जो उसमें दिया रहेगा उसी को आपको शुरू में लिख देना है। अब ये इसका डब्ल्यू एच टाइप नाम क्यों पड़ा, ये भी बता दूं। ये जितने सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, वेन, वाई, वेयर, हु, वाट, ये सब डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, और इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। नाउ एट लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, किसका इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये डब्ल्यू एच टाइप का। इसके लिए क्या करना है, आपको तो पता चल गया क्या करना है। ये जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, कुछ नहीं, क्या, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इस तरीके से वाई आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा कि हम एक ही वाक्य की संरचना को जान गए तो हम विभिन्न प्रकार के जो 6 प्रकार के वाक्य आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आर लर्निंग का प्रयोग क्यों किए, इस टेंस के हिसाब से किए। इसी प्रकार से हम कोई भी यहाँ पर कोई भी टेंस में बदल सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी क्रिया हो सकता है, खाना पीना, रोना धोना, सोना, एटसेट्रा, कोई भी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंस का पैकेज समझ आया होगा, और आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, तभी मैं समझूंगा कि मेरा ये जो प्रयास है वो सफल हुआ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी में बोलना प्रारंभ करें। आपको टूटी फूटी जैसे भी आता है, आपको नहीं आता फिर भी बोलिए, सामने वाले को बहुत आता है फिर भी आप बोलिए।
क्योंकि आप बोलना प्रारंभ करेंगे तभी सीखेंगे। अगर आप बोलना प्रारंभ नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर सीख ही नहीं सकते, क्योंकि वही व्यक्ति कहीं पहुंच पाता है जो कदम उठाता है। कदम नहीं उठाने वाला व्यक्ति, सिर्फ सोचने वाला व्यक्ति वहीं रह जाता है। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास सफल हुआ होगा, ये आप मुझे बताएंगे। और आपका दिन शुभ हो, आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।